एक आता है वस्तु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब पार्ट नंबर 2 है अपना इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 3 का, मुद्रा एवं साख का। तो अब बात करेंगे हम वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं या इसका क्या अर्थ है, इससे क्या अभिप्राय है, इससे क्या तात्पर्य है, तो आपने बताना है। जब बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तु को खरीदा एवं बेचा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब बिना मुद्रा के प्रयोग किए किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु या फिर आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है, जब कोई व्यक्ति बिना मुद्रा के प्रयोग के किसी वस्तु को खरीदे तथा बेचा जाता है। बिना मुद्रा के प्रयोग किए, बिना मुद्रा का प्रयोग नहीं करना, उसमें पैसे नहीं लेने देने, ठीक है। बिना मुद्रा के प्रयोग किए वस्तु को खरीदा एवं बेचा जाता है तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग कहा जाता है, की समस्या कहा जाता है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है भाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है। अब मान लो कि इसके पास गेहूं अधिक है और इसके पास भैंस अधिक है। इसको भैंस बेच करके गेहूं खरीदना है और इसे गेहूं बेच करके भैंस खरीदनी है, ठीक है। यानी कि दोनों के पास अतिरिक्त भी है, आवश्यकता भी है, ठीक है। भाई किसी एक चीज की आवश्यकता है तथा किसी एक चीज को इन्होंने बेचना है। तो ये जो व्यक्ति है, इस प्रकार की जो व्यक्ति है, मान लो जिसके पास गेहूं अधिक है, वो गेहूं बेचना चाहता है और गेहूं के बदले भैंस खरीदना चाहता है। तो इन दोनों व्यक्तियों को आपस में मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है, ठीक है। और इसे हम कहते थे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, ठीक है। भाई इसे भी जो आवश्यकता है वो इसे भी है, लेकिन इन दोनों का जो मिलने की प्रक्रिया है वो क्या होगा भाई, दोहरे मतलब दो व्यक्ति की आवश्यकता। ये जो संयोग होता था बहुत ही अधिक समय बाद मिलता था, इसलिए हम मुद्रा का प्रयोग करने लगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास गेहूं अधिक है तो वो मुद्रा लेकर के या पैसे लेकर के गेहूं बेच दे, ठीक है। और जब भैंस खरीदने जाएगा तो भैंस खरीद करने के लिए पैसे दे देगा और भैंस ले लेगा, ठीक है। अन्यथा पहले क्या होता था, इनकी इंटरचेंज होती थी, गेहूं के बदले भैंस, भैंस के बदले गेहूं, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढने में बहुत अधिक समय लगता था, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं हम आवश्यकताओं के दोहरे संयोग। इसमें भी वस्तु को बिना मुद्रा के क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है भाई वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग हो गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है चेक, किसे कहते हैं चेक। आपने देखा होगा
आपके मम्मी पापा का या ज्यादातर बच्चों का भी आजकल तो बैंकों में अकाउंट होता है अपना, ठीक है। तो जिसका अकाउंट होता है उसे कहते हैं हम खाता धारक, खाता धारक, ठीक है। जो खाता धारक होता है वो भुगतान किसी भुगतान को करने के लिए बैंक को आदेश देता है, आदेश देता है। वह कागज का टुकड़ा, वह कागज का टुकड़ा चेक कहलाता है। या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वह कागज का टुकड़ा, यानी कि ये जो कागज का टुकड़ा है इसको हम पहले ले लेंगे, इसको बाद में, यानी कि ये जो लाइन है उसको बाद में लिख देंगे, पहले इसे लिख देंगे, या फिर पहले इसे लिख दें उसके नीचे ये लिख देंगे। तो वह कागज का टुकड़ा जिसमें खाता धारक बैंक को आदेश देता है, वह कागज का टुकड़ा जिसमें खाता धारक बैंक को आदेश देता है किसी भुगतान को करने के लिए, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति को वहां बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती, उस कागज के टुकड़े पर साइन करके वो किसी अन्य व्यक्ति को अपने भुगतान के लिए कह देता है, ठीक है। आदेश किसको देता है? बैंक। क्यों? क्योंकि भुगतान कौन करेगा? बैंक करेगा। किसके खाते से करेगा? खाता धारक। खाता धारक मतलब जिसका अकाउंट है, ठीक है, जिसके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, ठीक है। तो वो जो अनुमति होती है, जो आदेश होता है, वो देता है बैंक को। तो जो वह कागज का जो टुकड़ा होता है वो चेक कहलाता है, ठीक है। तो इस पे क्या क्या लिखा होता है? एक तो खाता धारक का अकाउंट नंबर, ठीक है, देने जिसने लेना है उसका अकाउंट नंबर या फिर नाम मिलेगा आपको, ठीक है। खाता धारक का हस्ताक्षर मिलेंगे, ठीक है, और कितनी पूंजी है, यानी कि आपने देखा होगा एक इस प्रकार के कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, उसमें ये खाता धारक का अकाउंट नंबर होते हैं, उसमें यहाँ पर लिखा जाता है कि किस व्यक्ति को कितनी पूंजी दी जाएगी, ठीक है, और वो फिर यहाँ पर अपना साइन कर देता है, ठीक है। उसके ऊपर बाकी सारा डिटेल लिखा होता है, कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, ठीक है, तो वो उसमें बैंक वालों को जाकर के वो दे देता है, और तो वह वहां से अपने जो भुगतान है वो करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि खाता धारक को बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यानी कि वह कागज का टुकड़ा जिसमें खाता धारक किसी अन्य व्यक्ति को अपने भुगतान का आदेश देता है, ठीक है, बैंक से, उस कागज के टुकड़े को हम क्या कहते हैं भाई? बैंक, सॉरी, चेक, ठीक है। नेक्स्ट है कर्जदार किसे कहते हैं? नेक्स्ट है कर्जदार किसे कहते हैं? कर्जदार, ठीक है। तो कर्जदार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है, असमर्थ
असमर्थ हो जाता है तो वह उसका कर्जा बढ़ता रहता है और वह एक कर्ज जाल में फंस जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो वह कर्ज जाल में फंस जाता है। ठीक है, कर्जा जो होगा जितना पुराना होगा, पुराना मतलब जितना लंबा समय होगा, ठीक है, उतना ही कर्जा अधिक होगा और कर्जा अधिक होगा तो यानी कि वो कर्जे जाल के अंदर फंस गया, यानी कि वो अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ हो गया। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कर्ज जाल। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट है ऋण समर्थक। ऋण समर्थक या समर्थक ऋणधार। एक ही बात है, जब ये पूछ ले कि समर्थक ऋण किसे कहते हैं या समर्थक ऋणधार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को गिरवी रखकर उधार लेता है, उस गिरवी रखी हुई वस्तु को, उस गिरवी रखी हुई वस्तु को ऋण समर्थक कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति उधार लेने के लिए जाता है किसी से भी, मान लो साहूकार से लेने गया या बैंक से लेने गया, ठीक है, तो जब हम ज्यादातर तो बैंक वाले करते हैं, ऋण जो समर्थक होता है वो बैंक वाले लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को गिरवी रख करके उधार लेके आता है तो उसे गिरवी रखी हुई वस्तु को ऋण समर्थक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप बैंक के पास जाओगे, आपने कह दिया कि जी हमें 10 लाख रुपए उधार चाहिए, ऋण चाहिए, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले कहेंगे जी आपको हम 10 लाख रुपए ऋण तो दे देंगे, उधार तो दे देंगे, लेकिन पहले आपने किसी उस मतलब 10 लाख रुपए की कीमत वाली या उससे अधिक या उससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, किसी ऐसी वस्तु को गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप अपने जमीन के कागजात, घर के कागजात, ठीक है, घर के कागजात या फिर कंपनी के, ठीक है, इस प्रकार से जो अपने कागजात हम रख के आते हैं वो अपनी समर्थक ऋणधार होता है। ठीक है, उस ऋणधार के आधार पर ही बैंक हमें लोन देता है। ठीक है, यानी कि जो वस्तु हम गिरवी रख के आते हैं उस वस्तु को हम समर्थक ऋणधार कहते हैं, समर्थक
ऋण समर्थक कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके घर के कागज हो सकते हैं, जमीन के कागज हो सकते हैं, अपनी कंपनी के, या कोई आपने कोई संस्था को रखी है उसके, या फिर जैसे आप किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में लग रहे हैं तो अपनी जो सैलरी होती है उसके ऊपर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है भाई आपका स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, स्वयं मतलब खुद, अपने आप, सहायता मतलब किसी की आवश्यकता जो है उसको पूरा करना है, सहायता करनी है, एक समूह। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ व्यक्ति मिलकर के आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मान लो 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों ने एक अपना समूह बना लिया, उस समूह के अंदर कह दिया, मान लो भाई कोई ए बी सी डी और ई, ये कोई 5 व्यक्ति है, इन्होंने अपना एक समूह बना लिया और इन्होंने कह दिया कि भाई हम मासिकली या फिर वार्षिक, मासिकली मतलब मंथली, ठीक है, या फिर ईयरली अपने कुछ पैसे जमा करेंगे। ठीक है, तो मान लो इन्होंने कह दिया भाई हम 5,000 रुपए हर महीने जमा करेंगे, तो 5 5 5 5 5 25,000 रुपए महीने होंगे। ठीक है, ये 25,000 रुपए एक अकाउंट में डाल देंगे। अगर किसी को मान लो उस समय जरूरत पड़ गई, मान लो ई जो है उसे जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो ये 25,000 रुपए कौन ले लेगा भाई, ई। ठीक है, नेक्स्ट मान लो फिर अगले मंथ फिर दोबारा से 5,000 रुपए इकट्ठे किए। ठीक है, फिर मान लो डी को, ए को जरूरत नहीं पड़ी, बी को जरूरत नहीं पड़ी, सी को जरूरत हो गई। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। तो यानी कि जब ग्रामीण क्षेत्र में कुछ व्यक्ति अपने आपस में मिलकर के एक समूह बनाते हैं जिसमें वे स्वयं सहायता समूह से एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस समूह को हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार आया था, आपके तो नहीं आया, उससे पिछली बार यानी कि 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आदर्श, आदर्श का मतलब होता है अच्छा, स्वयं सहायता समूह के अंदर कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य पूछे थे कि भाई कितने सदस्य होते हैं, वो होते हैं अपने 15 से 20, 15 से 20, यानी कि 15 सदस्य से अधिक और 20 सदस्य से कम अगर किसी समूह के अंदर है तो वो स्वयं सहायता समूह एक आदर्श है, एक अच्छा समूह। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, शायद मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अब आता है भाई एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में वो रह गया था, वो बता देते हैं हम आपको। मुद्रा जो है, मुद्रा, मुद्रा मतलब कागजी नोट, यानी कि करेंसी, कौन जारी करता है, आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कागज के जो नोट है वो कौन जारी करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सिक्के होते हैं वो भारत सरकार, भारत सरकार, जो सिक्के जो होते हैं वो भारत सरकार जारी करती है। करेंसी जो होती है, कागजी जो नोट होते हैं
वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है। अब मान लो कोई ये पूछ ले कि 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है, तो आपने लिखना है भारत सरकार। अगर ये पूछ लें कि 1 रुपए या 10 रुपए या किसी भी कोई भी कागजी नोट, तो वो आरबीआई। ठीक है, तो कई जगह क्या होता है, ये रुपए यानी कि या फिर कागज के नोट नहीं लिख करके वो लिख देते हैं करेंसी कौन जारी करता है। आपको जब करेंसी नजर आ जाए या मुद्रा जब नजर आ जाए तो आपने सीधा आंख मीच करके आरबीआई लिख देना। ठीक है, अगर आपके सामने सिक्के हैं, सिक्के पूछे जाए 2 का, 5 का, 10 का, 1 का, जो भी सिक्का है, ठीक है, वो भारत सरकार। ठीक है, ये कर दोगे अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है भाई बैंक जो होते हैं, बैंक जो है उन पे निगरानी कौन रखता है और कैसे रखता है। बैंकों के ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करता है और कैसे की जाती है, तो ये होता है आरबीआई। आरबीआई जो बैंक होता है वो बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो ये पूछेगा कि भाई महंगाई को कम तथा अधिक करने का जो काम होता है वो भी आरबीआई करता है। कैसे, जैसे मान लो आपको पता ही है कि बैंक क्या होता है, ये हो गया आरबीआई। ठीक है, एक बैंक है, मान लो जैसे अपना एसबीआई बैंक है। ठीक है, ये बैंक आरबीआई बैंक है, एक एसबीआई बैंक है। आरबीआई अपनी भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, ये नोट जारी करता है। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो आप आज के वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है व्यापारिक दृष्टि से, यानी कि लोगों को जो सबसे अधिक जो पैसे जमा है आज वर्तमान समय में वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आरबीआई बैंकों को निगरानी या बैंकों पर अपना नियंत्रण कैसे रखता है तथा महंगाई को कम या अधिक किस प्रकार से करता है। तो हम माने देखें, मान लो कोई व्यक्ति है, बैंक के पास गया 100 रुपए जमा करना। ठीक है, अब एसबीआई के पास 100 रुपए जमा करवा दिए उस व्यक्ति ने। ठीक है, अब कोई दूसरा व्यक्ति गया, उसने 1000 रुपए जमा करवा दिए। ठीक है, अब कोई तीसरा व्यक्ति गया, उसने कह दिया कि जी मुझे उधार चाहिए, ऋण चाहिए। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि ये जो 1100 रुपए है, इन 1100 के 1100 रुपए को बैंक उधार दे देगा यानी ऋण दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लो आज इस व्यक्ति को मान ले कि 1000 रुपए जो आज जमा करवाने गया था, कल इसे जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो वो निकलवाने के लिए क्या आएगा। तो ये जो कहता है आरबीआई जो है वो ये कहता है कि भाई आप मेरे पास 15% आपके जो पैसे हैं जितना जमा होता है उसका 15% आप मेरे पास जमा कर दें।
जैसे 100 रुपए में 15 रुपए, ठीक है। और उसके बाद 50% आप अपने पास रखें हर समय में, जो 50% जो पैसे हैं वो हर समय अपने पास रखें लेन देन के, ठीक है। और जो बच गया अब 35%, ये आप अपनी साख बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऋण दे सकते हैं, ठीक है। ये जो 15% जो पैसे हैं, ये कब समय या किस समय में काम आएंगे? जब मान लो किसी बैंक का दिवालिया निकल जाता है, दिवालिया मतलब कर्जे में डूब जाएगा, कर्जा अधिक दे दिया, जमा उनके पास कम है और मांगने वाले आ गए, तो वो कहेगा जी हमारा दिवालिया निकल गया कि हमारे पास जो ऋण देकर गए थे वो हमारा ऋण नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तब आरबीआई ये जो 15 रुपए है इनको अदा करता है, उनको जिनके पैसे जमा होते हैं, ठीक है। अब मान लो आप कहोगे सर इससे महंगाई कंट्रोल यानी कि कम तथा अधिक कैसे हुई? तो जो आरबीआई जो 10% या 15% जो भी अपने पास जमा करता है, इस रेशियो को जब बढ़ाएगा या घटाएगा तो उसी अनुसार अपने मार्केट में पैसा आता है, बाजार में पैसा आता है। अब मान लो यहाँ पर 15% था तो अधिक पैसा आएगा, यानी कि 50% ये आ गया और 35% ये आ गया, 85% आ गया, महंगाई कम हो गई, क्योंकि सभी लोगों के पास अधिक से अधिक पैसे हैं तो महंगाई कम होगी। जब लोगों के पास पैसे कम रहेंगे महंगाई अधिक होगी। कैसे? अब आरबीआई ने देखा कि भाई जो देश में है महंगाई जो है वो कम हो रही है, सरकार की कमाई नहीं हो रही, तो क्या करेगा आरबीआई? ये कहेगा जो 15% था उसको हमने बढ़ा दिया है, कितने परसेंट कर दिया? 35% कर दिया। अब मान ले उन्होंने कहते भाई 35% पैसे आप हमारे पास जमा करवाओ, 50% पैसे आप अपने पास रखो, तो टोटल हो गया 85, ठीक है। तो ऋण कितने कर देगा भाई? ऋण 15%, 15 प्लस 50 65 हो गई, पहले थे 85%, ठीक है। अब हमारे बाजार में पैसे आए 15%, कंट्रोल हो गई, महंगाई जो है वो अधिक हो गई, कम हो गई। ये जो काम करने का काम है ये महंगाई को कम करना तथा अधिक करना, कंट्रोल करना इन पर, वो आरबीआई का काम होता है, ठीक है। एक कई बार पूछा जाता है बैंक जो है वो लोगों के बीच मध्यस्थ का काम कैसे करता है? बैंक जो है वो लोगों के बीच मध्यस्थ का काम कैसे करता है? मध्यस्थ या मध्य मतलब बीच, बिचौलिया, बिचौलिया कैसे होता है? मध्य, बीच या बिचौलिया, ठीक है। तो बैंक जो है लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। कैसे? एक व्यक्ति के पास पैसे अधिक है, वो जमा कराने जाएगा बैंक में, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास अपने पैसे अधिक है, अतिरिक्त पूंजी अधिक है, बचत अधिक है, वो जाएगा बैंक में जमा करवाने के लिए। एक व्यक्ति के पास पैसे जो है वो कम है, यानी कि ऋण लेना है, उसने उधार लेना है, तो किसके पास जाएगा? बैंक के पास। भाई अधिक जो है वो भी बैंक वालों के पास गया, जिसको पैसों की जरूरत है वो भी बैंक वालों के पास गया, तो बीच का काम कौन कर रहा है? बैंक। यानी कि बैंक जो होता है वो मध्यस्थ का भी काम करता है, यानी कि बिचौलिया का भी काम करता है, ठीक है। तो